गुड मॉर्निंग इंडिया में हूं आपके साथ आरजू साई और खबरों की शुरुआत गुजरात विधानसभा चुनाव से। आज दोपहर 12 बजे इसका ऐलान हो सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के आकाशवाणी भवन के रंग भवन में ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के पूरे कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 92 है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 99 सीटें जीती थी, सरकार बनाई थी। विपक्षी कांग्रेस को 70 और अन्य को 6 सीटें हासिल हुई थी। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता कादम्बिनी हमें देंगी। कादम्बिनी, अब सबकी निगाहें बनी हुई हैं, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी और देखने वाली बात होगी कि ऐलान किया जाता है या नहीं तारीखों का। बिल्कुल, वैसे संभावना पूरी यही है कि तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 14 अक्टूबर को जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया था तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि दोनों राज्यों के बारे में ऐलान एक साथ किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जाकर आज ये संभावना है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वैसे ये संभावना है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी 2 चरणों में यहां पर भी चुनाव हो सकता है। आपको पता है कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होने हैं, उसका नतीजा 8 दिसंबर को आना है। तो ये माना जा रहा है कि दोनों ही जगहों के चुनाव जो होंगे, जो हिमाचल और गुजरात के तारीखों का जो ऐलान होगा, तो दोनों की काउंटिंग जो है वो 8 दिसंबर को ही होगी और साथ के साथ ही नतीजे आएंगे। आपको बताऊं कि पिछली बार जब 2017 में 25 अक्टूबर को ऐलान हुआ था चुनावों का और 2 चरणों में ही चुनाव हुए थे, जिसमें दूसरे चरण का चुनाव जो था वो 14 दिसंबर को नतीजे आ गए थे और पहले चरण में 89 और दूसरे में 93 सीटों पर वोटिंग यहां पर की गई थी। तो आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा वो 2 चरणों में होगा। एक चीज ये भी कही जा रही थी कि मोरबी का जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 134 लोगों की जान गई है, तो क्या उसके कारण चुनाव जो है वो आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। निश्चित तौर पर बेहद दुखद माहौल है, ये जरूर है, लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविजन है शायद उसके लिए कहीं ज्यादा वजह चाहिए कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। वैसे भी जो विधानसभा का टर्म है उसको खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसके पहले चुनाव करा लेने का प्रावधान है। 18 फरवरी 2023 तक टर्म है गुजरात विधानसभा का और उसके पहले चुनाव होना है। तो पूरी संभावना यह है कि चुनाव आयोग आज ऐलान कर देगा और इस बार जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस में वहां पर कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी भी फ्रेम में है और काफी मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं 6 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना और ओडिशा में इस अब विधानसभा क्षेत्रों में आज उपचुनाव चल रहे हैं। इसके लिए मतदान हो रहा है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज सीट पर मतदान है, तो वहीं महाराष्ट्र से मुंबई के अंधेरी ईस्ट, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोड और यूपी में गोला गोरखनाथ और ओडिशा के धामनगर सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इन सीटों पर विधायक के निधन या फिर पार्टी बदलने के बाद इस्तीफे से खाली हुई सीट की वजह से ये उपचुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी और आज अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला बूथों पर शुरू हो चुका है। लोगों की कतारें लग रही हैं और मतदान शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मनीष हमें देंगे। मनीष, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? कैसी तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं चुनाव के लिए और लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ क्या? देखिए, फिलहाल हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से जारी है और हम जिस मतदान केंद्र में हैं वहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जितनी संख्या में पुरुष उससे अधिक संख्या जो है महिला मतदाताओं की संख्या है। महिला जो है वो हर वर्ग की महिला यहाँ पर मतदान के लिए जो है सुबह से जुटी हुई है और ये कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि
उपचुनाव में भी मतदाताओं का रुख रहता है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों की प्रत्याशी है बीजेपी पहली। देखिए मनीष, तमाम लोग तो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन मामले में ईडी ने समन भेजा है। सोरेन आज सुबह 11 बजे रांची के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन आज उनके ईडी के सामने पेश होने पर सस्पेंस बना हुआ है। खबरों के मुताबिक हेमंत सोरेन कुछ वक्त मांग सकते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के अनुरोध पर ईडी ने उन्हें बुलाया है, लेकिन वो इससे घबराते नहीं हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक दल की बैठक में भी हिस्सा लिया। विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं, कोई बात नहीं। उसका जवाब भी हम लोग देंगे। हेमंत सोरेन को ईडी के सामने इसके समन को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार गिराने की विपक्ष की साजिश बता रहा है, तो बीजेपी के मुताबिक कानून अपना काम कर रहा है। अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी PMLA एक्ट के तहत मुख्यमंत्री का बयान लेना चाहती है। इससे पहले ईडी मुख्यमंत्री के करीबी पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को इसी मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री पंकज मिश्रा के जरिए ही अवैध खनन व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। इधर झारखंड से जिन लोगों को गिरफ्तार किया है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वर्तमान सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की है, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं। लेकिन अगर आप सही ढंग से, आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते ही हैं कि उन पर जो भी भ्रष्टाचार है वो ज़्यादातर 2015 से लेकर 19 तक है, जबकि वहाँ पर उस समय भाजपा की सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं बल्कि रघुवर दास जी थे। तो जांच अगर हो रही है तो उन लोगों की भी होनी चाहिए जो पिछली सरकार में इन लोगों को बहुत कुछ करने के लिए मतलब उनके साथ मिलकर जो काम कर रहे थे और उस दौरान ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं। ईडी ने 8 जुलाई को पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों पर छापे मारे। 47 सर्च ऑपरेशन हुए। 5 करोड़ 34 लाख कैश जब्त किया गया। बैंक में जमा 13 करोड़ 32 लाख सीज किए गए। वहीं ईडी झारखंड के निलंबित पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल को लेकर भी मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है। कानून अपना काम कर रही है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, राजा हो चाहे रंक, सबके लिए कानून बराबर होता है। वहां अवैध माइनिंग हुए, इसके कई साक्ष्य भी अब लोगों के बीच में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले खनन पट्टा लेने मामले में लाभ के पद का आरोप का सामना कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी राय भी भेज दी है, पर इस पर फैसला आना अभी बाकी है। बीजेपी भले ही कह रही कि कानून अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कानून के पांव वहीं जा रहे हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं। निसंदेह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अपनी जगह है, लेकिन ये मामला एक तरह से राजनीतिक लड़ाई का जरिया भी बनने जा रहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और चलिए बात कर लेते हैं गुजरात के बड़े हादसे की। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे से अब साफ हो चुका है कि मोरबी हादसे में
पुल को लेकर तमाम लापरवाहियां बरती गई थी। इस केस में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कल 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया। इस रिमांड ऑर्डर से कई अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, जिनमें से कुछ अहम हैं, जैसे ओरेवा के मैनेजर दीपक पारेख समेत 4 आरोपी रिमांड पर हैं। इनसे पूछताछ की गई। आईपीसी की धारा 336 और 367 भी जोड़ी गई है। जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था इस पुल को बनाने में और इससे पुल का वजन बढ़ा, ये बात भी निकलकर सामने आई। साथ ही हादसे की सूरत में किसी तरह की इमरजेंसी प्लान की कोई तैयारी यहां पर नहीं की गई थी। सब कॉन्ट्रैक्ट अनुभवहीन कंपनी को दिया गया। ये तमाम वो बातें हैं जो पूछताछ में निकलकर सामने आई हैं। यहां ठेकेदार ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंग रोगन का काम किया। पुल खोलने से पहले केबल नहीं बदली गई थी और मरम्मत के लिए दिसंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन त्योहारों को देखते हुए बम्पर कमाई की उम्मीद से इसे पहले ही खोल दिया गया। सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के काम का विशेषज्ञों ने मुआयना ही नहीं किया था। तमाम ऐसे पहलू हैं और ऐसी बातें हैं जो अब पूछताछ के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं। तो मोरबी हादसे में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 135 तक पहुंच चुकी है। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? इसके पीछे तकनीकी पहलू क्या है? मरम्मत करने वाली कंपनी ने किस तरह से लापरवाही बरती? ये तमाम वो सवाल हैं जो सबके जहन में हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी टीम ने ऐसे ही कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। रिपोर्ट देखिए। रविवार को मोरबी में जो झूला पुल था, जो मोरबी की शान कहा जाता था, मोरबी की पहचान कहा जाता था, वो टूटा और उसके साथ 135 लोगों की जान चली गई और कई परिवारों के सपने भी टूटे। अब तक हमने जिस तरह की पड़ताल एनडीटीवी पे की, लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कहां कहां कमी रह गई थी। आपने ये सब चीजें सिर्फ अब तक सुनी होंगी कि जो तार था, जो मेन वायर था जिस पे ये पुल लटका हुआ था, उस पे जंग लगी हुई थी, काम ठीक से करा नहीं था। उसके मैं आपको अब बिल्कुल सबूत दिखाता हूं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा मलबा जो है वो उस पुल का है। हम इस वक्त स्वामीनारायण मंदिर का जो पुल का हिस्सा है उस तरफ खड़े हुए हैं। इस जहां से अगली तरफ जो है दरबारगढ़ साहब, वहां से एक तार टूटा था। जो तार टूटा था उस पे जंग लगी हुई थी। ये बात सरकारी दावों में भी कही गई है, ये बात कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट एनडीटीवी के हाथ लगे हैं उसमें भी कही गई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि वो तार, यही वो तार है जिसके ऊपर इस पुल का दारोमदार था। पुल की पूरा टिका हुआ था। ऐसे 2 तारों पर पुल टिका हुआ था, जिसमें से एक टूटा और उसके साथ इतने सारे लोग मारे गए। इस तार की हालत आप अगर देख सकें तो इसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। इसका एक एक हिस्सा अगर मैं कहूं तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक नट बोल्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है। पुल के साथ ये सस्पेंडर्स थे, इस तार से ये सस्पेंडर लगे थे, जिसमें जहां पे लोग चलते थे, जो पुल का जमीन थी जिसपे जो फट्टे थे जिसपे लोग चलते थे, वो जुड़े होते थे। इन सस्पेंडर्स की आप हालत देखिए, इनका एक एक हिस्सा आपको जंग लगा दिखाई पड़ेगा। अगर इस पे मैं थोड़ा हाथ ऐसे यूं फेर दूं तो ये मेरे हाथ में ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जंग लगा हुआ ये पूरा हिस्सा था। इसको बदला नहीं गया, इसको छुआ नहीं गया। एक एक चीज अगर इस पुल की आप देखेंगे तो वो इतनी बुरी तरह से इसमें जंग लगा हुआ है कि ये अब तक किस तरीके से टिका हुआ था, ये शायद आश्चर्य की बात है। बदलाव क्या किया गया इसमें? लकड़ी के पहले फट्टे थे जिस पे लोग चलते थे, उन्हें बदलकर एल्यूमिनियम की ये शीट लगाई गई। इसका भी अगर मैं आपको हालत बताऊं तो किस तरीके से पैसा कमाना की कोशिश की गई। इन शीट्स की जरा मैं आपको हालत दिखाता हूं। मैं यहां पर अगर आपको बैठ के दिखाऊं तो एल्यूमिनियम की शीट है और उसके बीच में किस तरीके से जो फिलिंग आप देखेंगे तो ये फिलिंग आपको लगेगा कि प्लास्टिक की एक मैश लगा रखी है और उसके नीचे एक और बोर्ड का हिस्सा लगाया हुआ है। ये जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये बता रहे थे सर आपके टाइम में कितने लोग इस पे आप आते थे? 100 आदमी आते थे। 100 आदमी आते थे, वो सामने साइड में रोक देते थे। 100 आदमी इधर आ जाए, फिर दूसरे 100 आदमी को। अच्छा। और स्टेट के जमाने में तो ये 18 आदमी के लिए ही बना था। राजा के टाइम में सिर्फ 18 आदमी इस पे जा सकते थे। हाँ। तब तो ये पुल मजबूत था हमारे जमाने में, और लकड़े का जो सीट था। अब तो ये कितना साल हो गया? आज 52 साल तो मेरा हो गया है। बार बार मोरबी की जनता जो है वो इस हादसे जैसे उबर रही है, तो वो यही बात कह रही है। और ये जो अवशेष हैं, जो यहाँ पर इस पुल के बचे हुए अवशेष हैं, ये आपको बार बार यही बात याद दिलाएंगे कि किस तरीके से कुछ उद्योगपतियों की, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की जो पैसा कमाने की भूख है, और म्युनिसिपैलिटी मोरबी जिसकी जिम्मेदारी थी देखने की ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें, उसने आंखें बंद करके रखी, जानबूझ के बंद करके रखी। उनकी वजह से
कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। बड़े सवाल जिनका जवाब आना अभी बाकी है। सहयोगी पवन के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। बयानबाजी से बाज आने को आला कमान की नसीहत के बावजूद सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने राजस्थान के उन विधायकों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया है जो विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे। इस बार सचिन पायलट ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं, याद दिलाते हुए कि विधायक दल की बैठक में जिन लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई उन पर कार्रवाई का वादा था। जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लगता है अब सब्र टूट चुका है, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल विशेष टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। मगर सचिन यही नहीं रुके, उन्होंने गहलोत की नीयत पर भी सवाल उठा दिया, गुलाम नबी आजाद की याद दिलाते हुए। जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस के कुछ नेता शगुफा छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम तुरंत डिसीजन करते हैं दिल्ली के अंदर सीएलपी की मीटिंग बुला के, अब तो वहां हमें फायदा होगा इसका। और इसमें जो ये स्थिति बनी हुई है, जो लोग दुविधा में लोग बैठे हैं, ये स्थिति राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। और सीएलपी होनी चाहिए, ये पुरानी चीजें हैं तो सब होना ही चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था, लेकिन कितनी जल्दी होता है इसको देखते हैं। अच्छा होना चाहिए। इस तरह देख रहे हो कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, जो चाहती है वो होना चाहिए। आला कमान ने फिलहाल सबको मौन रहने की हिदायत दी है। कोई कुछ भी बयान दे रहा है, उसको एआईसीसी ने, जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है, हर चीज उनके संज्ञान में रहती है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को मर्यादा में रह करके सभी लोगों को वही काम करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कार रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में खींचतान जारी है और ऐसे समय में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 1 महीने में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और दूसरी ओर चुनाव अब सिर्फ 13 महीने दूर है, ऐसे में राजस्थान की सुलगती हुई राजनीति का हल निकालना शायद जरूरी पड़ गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बुधवार की सुबह यानी कि आज दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खतरे के निशान 450 अंक तक पहुंच गया है, जबकि गाजियाबाद में 375 है। दिल्ली में इससे निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब का तीसरा चरण लगा दिया गया है।
प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कई तरह के कामों पर अब तक प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन इसकी वजह से अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है। इन हालातों में स्कूल कॉलेज को बंद करने को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। तो दिल्ली में प्रदूषण से वाकई बुरा हाल है। ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली अगर गैस चैम्बर बन चुकी है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आज पंजाब में खेत में आग लगने की घटनाओं में 19% का इजाफा हुआ है। पंजाब में खेतों में आग लगने की कुल 3634 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। साफ है कि दिल्ली में प्रदूषण के जो हालात हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो वहीं दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण लगभग बराबर है। क्या दिल्ली पंजाब ने ही पूरे देश में प्रदूषण फैलाया है? प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बैठक क्यों नहीं कर रहे? नीति हो रही है पोल्यूशन, समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? दिल्ली एनसीआर की हवा फिलहाल खराब है, साथ ही राजनीतिक माहौल भी। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। उधर एजेंसी अपनी मुस्तैदी का दावा कर रही है, लेकिन हवा तो दम घोंटू ही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। प्रदूषण राजनीतिक हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आबो हवा बिगड़ी, दम घूटा तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। पराली की समस्या का समाधान किसानों को सहयोग देने से होगा, किसानों को गाली देने से नहीं होगा। इसलिए किसानों को गाली देना बंद किया जाए और जो गलती किया है भाजपा की केंद्र सरकार ने, उसके लिए उसे माफी मांगना चाहिए। किसानों के साथ, दिल्ली वालों के साथ माफी मांगना चाहिए। आपकी वजह से आज पराली पंजाब के अंदर जल रही है। अगर सब मिल करके, जब किसान तैयार थे, पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी, अगर आपने सहयोग किया होता तो आज पंजाब में जो पराली की घटनाएं आधी हो चुकी होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। पुराने आंदोलन का बदला मत लीजिए और लोगों को गुमराह मत करिए। अगर सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए। उधर बीजेपी ने दमघोटू हवा को लेकर ठीकरा आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर फोड़ा। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पराली जलाने से लेकर क्लाइमेट कंडीशन को दिल्ली एनसीआर की इस जहरीली हवा का जिम्मेदार मानती है। साथ में जमीनी एक्शन की बात पर भी जोर है, निगरानी भी हो रही है और दिशा निर्देशों का पालन भी। दिवाली के करीब 5-6 दिन तक उसके पश्चात थोड़ा सा देखा गया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत एडवर्स रहीं। हालांकि जो हमारे प्रयास हैं वो निरंतर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहे थे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के नाते। जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं, उनका जो किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है उस पर काफी अच्छी निगरानी हो रही है और एक्शंस भी चल रहे हैं।
परेशानी हर साल की है, आरोप प्रत्यारोप भी हर बार। हालात सुधरे इसके लिए कुछ पहल खुद से भी जरूरी है, जिम्मेवार के खिलाफ कार्रवाई भी हो और जिम्मेदारी तय भी। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर है और ये भारतीय खुफिया एजेंसियों की चिंता का विषय है। एजेंसियों के मुताबिक ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के होने से आतंकी गतिविधियों में 75% तक की कमी आई थी, लेकिन अब एलओसी के पास आतंकी कैंप्स में इजाफा हुआ है और इसका असर घाटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों में नजर आ रहा है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसका असर कश्मीर घाटी में दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 5 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें से एक पाकिस्तानी था और लश्कर का कमांडर बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि 3 आतंकियों का मॉड्यूल सुरक्षा बलों पर हमला करने की प्लानिंग कर चुका था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आने वाले दिनों में और ज्यादा सतर्क रहने के संकेत दिए हैं, क्योंकि RANW की इनपुट्स के मुताबिक एलओसी के पार आतंकी ठिकानों में 50% वृद्धि हुई है। यही नहीं, कश्मीर समेत अन्य सुरक्षा बलों के ठिकानों और अधिक हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। जिस क्षण वार्ता शुरू हुई और ये बात सामने आई कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग समाप्त होने वाली है, चीजें वापस हाथ से फिसलने लगी। More scalable, more attacks on hard targets and much more trouble. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में एलओसी के उस पार करीब 600 आतंकी कैंप थे। इनकी संख्या 2021 में 150 पहुंच गई थी। सितंबर 2022 तक अब ये बढ़कर 225 हो गई है। उधर मंत्रालय के आदेश के बाद अब सुरक्षा बलों ने अपनी तैनाती और ज्यादा सख्त कर दी है। ताजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अभी 134 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जिनमें से 83 जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी पाकिस्तानी हैं। बाकी के लोकल टेररिस्ट हैं। और जिस तरह के इनपुट्स अभी फिलहाल मिल रहे हैं, उससे ये अंदेशा है कि आने वाले दिनों में आतंकी जो हैं वो हार्ड टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते भर में नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के 4 मामले सामने आए। सब में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 2 साल से ये राज्य बच्चों के प्रति सबसे असुरक्षित बना हुआ है। तमाम तरीकों के बावजूद इसमें कमी नहीं आई। 200 पुलिस वालों ने घंटों तक 4 साल की बिटिया को ढूंढा। पीड़ित भी कथित तौर पर बलात्कार के जघन्य अपराध के बावजूद सांसों की डोर थामे रही। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। उसको शाम को हम पकड़ने में उसको सफल हुए। उससे पूछताछ पे उसने बताया पूरे घटनाक्रम को, और जिसके आधार पे बच्ची को हमने रात में ही शाम को ही दस्तयाब करने में हमको सफलता मिली। बच्ची की उसकी स्थिति को देखते हुए हमने तत्काल उसको पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया और डॉक्टर ने उसको उचित इलाज किया, और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए हमने बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में उसको भेजा है। प्रथम जो एफआईआर हुई थी वो 363 में हुई थी, और इसके आधार पे फिर मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे इसमें हमने 376 और पॉक्सो की सुसंगत धाराएं उसमें हमने लगाई हैं। इससे पहले खंडवा में ही मदरसे में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में वहां के मौलाना को गिरफ्तार किया गया था। गुना में 3 दिनों में 2 नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ। शुक्रवार को 15 साल की नाबालिग के साथ 7 आरोपियों ने कथित तौर पर रेप किया। आरोपी पकड़े गए, उनके घर पर हथौड़ा चल गया। इधर सरकार समाज सुधार की बात कह रही है। ये विकृत मानसिकता है, इसमें समाज के अंदर जागरण की भी आवश्यकता है। आप देखेंगे कि ये जो बच्चियों के साथ हो रहा है, ये उनके समाज के, परिवार के सगे संबंधी, पड़ोसी, ये सब है। मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में इस साल भी नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2021 में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 33,036 मामले दर्ज हुए। इसमें मध्य प्रदेश के 3,515 केस शामिल थे। 2020 में 5,598 बलात्कार के मामले राज्य में दर्ज हुए, जिसमें 2,259 नाबालिग बच्चियों के साथ थे। मध्य प्रदेश वो राज्य जहां हर सरकारी आयोजन से पहले बेटियों को पूजा जाता है, जहां आज लाडली लक्ष्मी का भव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन यही वो प्रदेश है जो बेटियों से दुष्कर्म के मामले में देश में पहली पायदान पर है। साफ तौर पर वो अपराधी जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो ना तो डर रहे हैं और ना ही ऐसे प्रतीकों को समझ पा रहे हैं।
खंडवा से निशात और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के दादरी में एनटीपीसी थर्मल पावर के बाहर 24 गांव के धरने दे रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया। सैकड़ों किसानों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस लगातार इन गांव में फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन 1986 में हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अब क्यों प्रदर्शन हो रहा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दादरी के एनटीपीसी पावर प्लांट के नजदीक धरना दे रहे ग्रामीणों को पुलिस ने कुछ इस तरह हटाने की कोशिश की, लेकिन बुधवार को भी सैकड़ों किसान सुबह से ही दोबारा धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस का फ्लैग मार्च भी चलता रहा और सख्ती भी। गांव के अंदर हालात तनावपूर्ण हैं। यही वजह से कि आप देखिए कितना बड़ा काफिला जो है वो पुलिस का यहाँ पर आ रहा है और इसी तरीके से राउंड यहाँ पर पुलिस का 24 घंटे चल रहा है ताकि जो किसान है वो प्रदर्शन न करने पाए। तो यहाँ पर भारी हमला जो है वो पुलिस का लगा हुआ है। रसूलपुर कस्बे की सभी दुकानें पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बंद हैं। गांव वालों का आरोप है कि एनटीपीसी प्लांट के लिए 1986, 1995 और 2004 में अधिग्रहित जमीनों के दाम अलग अलग क्यों दिए गए। एनटीपीसी ने एक नौकरी और फ्री बिजली कनेक्शन का वादा किया था। गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कों का वादा भी था, लेकिन नहीं बना। कब आज जमीन अधिग्रहण हुआ था? 86 में, 1986। कितनी जमीन गई थी आपकी? 11 बीघे। क्या क्या वायदे किए थे और 1986 के बाद क्यों धरना कर रहे हैं आप लोग? हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए लड़ते लड़ते, अब हम लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, इनने वादे करे थे कि हम आपको तुम्हारा काम गोद ले लिया, आपको बिजली फ्री देंगे, आपका विकास करेंगे, आपको शिक्षा स्कूल बनाएंगे, आपके लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, और अभी तक उन्होंने हॉस्पिटल खोला, कुछ नहीं दिया। जबकि जब जमीन ली थी इन्होंने तो इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल भी देंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, ठीक है जी, और जो मुआवजा है वो टाइम से आपको सबको मिल जाएगा, लेकिन मुआवजा भी नहीं मिला है, वो तो दूर की बात है। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है, जैसे हमारी लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज है, सबसे बड़ी बीमारी, इसका कोई हमारे यहाँ समाधान नहीं हुआ है। एनटीपीसी को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज करिए, जो धोखाधड़ी करिए, क्यों करिए धोखाधड़ी? हमने कभी अपने बच्चों के 4 पुरवा नहीं मारे, जो हमारे बच्चे कल खूब पीते। फिलहाल प्रशासन लगातार इन गांव वालों को समझाने में जुटा है। एनटीपीसी प्लांट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 13 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहाँ पे धरना प्रदर्शनकारी थे, वो एकाएक प्लांट के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे और प्लांट को सुचारू रूप से जो चल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसको दृष्टिगत रखते हुए मौके पर मौजूद जो पुलिस बल और प्लांट की सुरक्षा में लगा हुआ जो सीआईएसएफ का बल था, उनके द्वारा आवश्यक हल्का बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन छोड़ा गया। पुलिस द्वारा इस मुकदमे को पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, एवं इस मुकदमे में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। हालात तनावपूर्ण हैं। समय रहते सरकार को एक समिति बनाकर गांव वालों की समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ऐसे धरने प्रदर्शन समय समय पर होते रहने की संभावना है। दादरी से अरविंद उत्तम और कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मीडिया में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों में कटौती की संभावना को लेकर चल रही खबरों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची होने के कारण डीजल पर तेल कंपनियों पर अंडर रिकवरी का बोझ उठाना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक तेल कंपनियां मौजूदा हालात में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती देने की हालत में नहीं है। क्या तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने की तैयारी कर रही हैं? मीडिया में चल रही इन अटकलों पर बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल-पुथल जारी है और डीजल पर अभी भी सरकारी तेल कंपनियों को अंडर रिकवरी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने अनाउंस किया कि 2 मिलियन बैरल्स पर डे की वो कट करेंगे। उन्होंने वाकई 2 का किया, कम का किया, वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट हैव द फिगर्स। बट देयर आर सम स्टेटमेंट्स आई हर्ड इन द प्लीनरी इन विच आई वाज पार्टिसिपेटिंग। जो होस्ट कंट्री के मंत्री थे ऊर्जा के, उन्होंने ये भी कहा कि इफ द डिमांड गोज अप वी आर ओनली अ फोन कॉल अवे
and we would be very happy to see whether we need to increase production. So it's a global situation, is very challenging, it's very fluid. महंगाई के इस दौर में डीजल की कीमतों में कटौती से महंगाई दर को काबू करने में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सभी 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL को पिछले 2 तिमाही में नुकसान झेलना पड़ा है। पिछली तिमाही में तेल कंपनियों को कच्चा तेल महंगा होने की वजह से करीब 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक इसलिए तेल कंपनियां फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने की स्थिति में नहीं हैं। इस दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से कच्चे तेल के आयात पर खर्च भी बढ़ा है। अगर मान लीजिए नवंबर 2020 में इंटरनेशनल प्राइस $19.56 था, उस समय दबा के खरीद के अपना रिजर्व भर लिया आपने, पर उसके बाद क्या व्हाट यू टेक एज द मीन वन? शुरू में जब हमने खरीदना शुरू किया था अप्रैल में, जून में, तो उस समय डिस्काउंट्स वर देयर। उसके बाद अगर आप, दिस इज अ नॉर्मल बायर सेलर रिलेशनशिप, आप बेच रहे हैं पर आपका खूब बिक रहा है तो आप भी यू विल एडजस्ट। उसके बाद बाकी लोगों ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, फिर किसी और ने करना शुरू कर दिया। दूसरा, क्रूड इज अ नॉट अ वन काइंड। अगर आप मान लो किसी दूर, नॉट इन अ प्रॉक्सिमेट प्लेस कुड बी गल्फ फॉर अस, पर अगर वहां से नहीं ला रहे हो, बहुत दूर से ला रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट गोज अप। इस बीच कैबिनेट ने बुधवार को नए साल के लिए गन्ने पर आधारित एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। इससे किसानों को गन्ने की भी अच्छी कीमत मिल सकेगी। सरकार की कोशिश पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के लिए देश में एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने की है। दुनिया में कच्चे तेल का ज्यादा उत्पादन करने वाले ओपेक देशों ने 1 नवंबर से हर दिन 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया है, जिसके बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $96 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। जाहिर है आने वाले दिनों में अगर ओपेक देश कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के फैसले पर कायम रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव और बढ़ेगा और इससे बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इस दौर में राहत की गुंजाइश भी कम होगी। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक। सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो अक्सर हम देखते हैं बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन हो जाता है, लेकिन जब जमीन तक वो योजनाएं पहुंचती हैं तो हकीकत कुछ और ही हो जाती है और जिन लोगों को फायदा होना होता है उन तक नहीं पहुंचता। मध्य प्रदेश की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं जहां पर सरकार प्रधानमंत्री आवास घोटाले में उलझ गई है। धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने वाली योजना की परतें खुली तो कई ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आई जो आपको हैरान कर देगी। यहां तक कि मृतकों के नाम पर भी खाते खुल गए, पैसे आए और कागजों में घर तक बन गया। तो सोचिए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर बैंक खाता खुल जाता है, उसमें पैसे भी आ जाते हैं और कागज में वो घर भी बना लेता है। ये सामने आया है घोटाला मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में। मध्य प्रदेश के सतना जिले का हाल ये है कि यहाँ 2016 में लालमणि चौधरी की मौत हो चुकी है, फिर भी 2021 और 22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो जाता है, घर भी बना, पैसे भी निकले। और ये बात है कि उनकी पत्नी और उनका जो बेटा दिव्यांग है वो कच्चे घर में अभी भी रह रहे हैं और उन्हें आज तक सरकारी रकम के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। ये खबर उजागर की है हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। ग्राउंड से रिपोर्ट उन्होंने भेजी है और आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा पहले अनुराग का रुख करते हैं, फिर उनकी हम एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। अनुराग, बेहद हैरान करने वाली ये खबर है, किस तरह से पूरा ये घोटाला निकलकर सामने आया। आपने कई परतें उजागर की हैं, तफसील से बताएं, फिर रिपोर्ट भी आपकी दिखाएं। जया, हाल में ही धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को आवास की चाबी सौंपी थी सतना जिले में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां गए थे। सतना जिले में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सिर्फ
टेंट की लागत 3 करोड़ रुपए थी। लेकिन अगर आप वहां से 40 किलोमीटर दूर सतना जिले के रैकवाड़ा गांव में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 650 से ज़्यादा घर जांच के घेरे में हैं। लालमणि चौधरी तो एक उदाहरण है। आप जिसके भी घर वहां चले जाइए, वहां पर वो अपनी शिकायतें लेकर, अपने कागज़ लेकर आपके पास आ जाते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है उसने 10 टीमें गठित की हैं और अभी कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब से मिलने गए, उन्होंने मीटिंग का बहाना कर दिया। मंत्री से हमने सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा वो पूजा में बैठे हैं। कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल जो वहां उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें खुद प्रशासन नहीं पाया है कि 75 लोगों के साथ अभी तक जो उनकी जांच चल रही है इतने दिनों से, उसमें 75 लोगों का तो उनको पता लग गया है कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और इस मामले में 3 लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया है। 2 लोगों की, जिसमें पूर्व सरपंच हैं जो बीजेपी से जुड़े थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और एक रोजगार सहायक की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ये जया पहला मामला नहीं है। हमने कितने ऐसे मामले देखे हैं। आपको लगता है कि जिसकी मॉनिटरिंग सीधे पीएमओ के लेवल से हो रही हो, राज्य जिला प्रशासन जियो टैगिंग हो रहा हो, जाकर भौतिक सत्यापन हो रहा हो, वहां कोई 3 लोग मिलकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मामला है जिसकी पूरी तरीके से जांच करनी जरूरी है। और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास नहीं, उन घरों में शौचालय भी नहीं है। किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ कई लोगों को ने कहा नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा उनको सालों से। कई ऐसे लोग हैं, आप खुद देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पूरा माजरा क्या है। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर जरूरी है कि जिस रिपोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं सबसे पहले वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। थोड़ी सी लंबी रिपोर्ट है लेकिन अगर देखेंगे तो विस्तार से पता चलेगा कि क्या कुछ अनुराग कह रहे हैं और क्या कुछ जमीन पर हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। जरा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि मैं, मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान खान और मेरे स्थानीय साथी ज्ञान शुक्ला भूतों के घर में प्रवेश करने वाले हैं। ये बात आपको हास्यास्पद लग रही होगी, लेकिन अगर आप सरकारी रिकॉर्ड खंगालेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। ये लालमणि चौधरी जी हैं, 2016 में इनकी मौत हो गई है। ये दस्तावेज हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन ये जो सरकारी कागज़ है प्रधानमंत्री आवास का, वो लालमणि चौधरी जी के नाम पर है। बाकायदा उसमें उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1950 वो भी लिखा हुआ है। और 2021-22 में उनके नाम पर 25,000 आए, 2021-22 में और 40,000 की किश्त आई, फिर 40,000 की किश्त आई और फिर 15,000 की किश्त आई। सारी तारीखें भी लिखी हुई हैं, 16/8/2021, 1/9/2021, 23/11/2021, 8/12/2021। और आप देखिए कितनी खूबसूरत इसमें तस्वीरें हैं इनके घर के बनने की। ये पक्का घर, यहाँ पर काम हो रहा है, ये पक्का घर, ये छत डली है, छड़ें डली हुई हैं, है ना। और ये तस्वीरों में ही 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। तो अब ये तो किसी भूत की तस्वीर ही होगी जो यहाँ पर आकर किसी सरकारी कर्मचारी ने ली होगी, है ना। और जिन खूबसूरत तस्वीरों को आप घर में देख रहे थे उस घर की आप हालत देख लीजिए। ये कच्चा घर है और ये जो उनके बेटे हैं वो भी विकलांग हैं, उनकी पत्नी बोल नहीं सकती हैं, वो भी दिव्यांग हैं। और इस पूरे घर की हालत देख लीजिए जो आप तस्वीरों में, जिसमें छड़, अच्छी अच्छी सीढ़ियाँ, तमाम चीज़ें देख रहे थे। और जिस बैंक के खाते में, मध्यांचल बैंक के खाते में आपको वो सारी राशि दिख रही थी, ज़रा एक बार उसकी भी तस्वीर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा। 600 रुपये, 600 रुपये, है ना। कहीं पर भी आपको 15,000, 40,000 की राशि नहीं दिखेगी। 394, 994 इस तरह की राशि है। जो उनकी पत्नी है वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाती हैं ठीक से। उनके जो पुत्र हैं वो दिव्यांग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। इनकी बिटिया भी हैं। आप लोगों के खाते में कोई राशि तो आई नहीं है? आपका पासबुक खुद ही बता रहा है। नहीं सर, हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया है। हाँ। इन लोग निकालिए, जब हमको इसने रिटर्न निकलवाए ना, हमको फिर पता लगा है। अच्छा। बाकी हमको पहले कुछ पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था? कुछ पता नहीं। तो ये जो तस्वीरें खींची गई हैं वो किसने खींची? कोई आया था घर पे आप? इधर हमको कोई नहीं आया ना, कोई हम पता लगाए। इसलिए जब वो निकलवाए तब हमको पता लगा सर कि हमारा तो पैसा निकल गया, पिताजी गुजर गए हैं, अब पैसा हमारा निकाल लिए हैं। तो आपको उसके बाद लगा कि बहुत बड़ा धोखा हो गया आपके साथ? हम सेक्रेटरी को बोले भी कि ऐसा करो, अगर हम पिताजी गुजर गए तो माताराम के नाम का बना दो। तो वो बोलता है कि अभी नहीं बनेगा, मैं कहीं से जुगाड़ करके देखता हूँ, नाम ला दूंगा, ये बोल रहा था। घर बना नहीं, पैसे निकल, घर बना नहीं, पैसा निकल गया है। माता जी, कोई आया था? किसी ने आपसे कुछ अंगूठा लगवाया था कहीं पर? कोई नहीं आता। अंगूठा तो लगो रहो बेटा। हाँ। साहेब हाँ, अब या पार मनाई, अब हम नहीं जाने कि क्या कर रहे हो बेटा। हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? घर तो आपका बना नहीं, पैसे निकल गए। बनाना सर। अब क्या करी बेटा, निकल गया पैसा, तब क्या करी हम? अब अपना के हाथ है बेटा साहब। अब या हम मरैया गिर गई, हम कहाँ रही बेटा बताई। अब
ये है तो पन्नी छवि हैं, घर द्वार नहीं है बेटा उताइया वहाँ घुसे हैं। कभी कोई नहीं आया आपसे पूछने के लिए कैसे रहती है? बस कभी नहीं बेटा था, कोई नहीं आया बेटा। और तो ऐसा सो शर्म चल गया बेटा, तब हम जानकार रहे हैं, नहीं अभी अब तो न जानते। हमारे गाँव में किसी को पता नहीं लग रहा था, अब पता लगा है जब सब हल्ला किए, ये नया उप प्रधान बना है, इसने बताया सब लोगों का पैसा निकल गया है। तो अभी तो प्रधानमंत्री जी ने धनतेरस के दिन 4.5 लाख घर दिए हैं सतना जिले को ही। तो नहीं सर, हमको तो अभी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला हमको, नहीं मिला बेटा। कई बार ये योजनाओं की हकीकत, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तस्वीरें ही आपको बता देंगी कि प्रधानमंत्री आवास की इस गांव में हकीकत क्या है, उस ज़िले में हकीकत क्या है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही सुर्खियां बनी थीं कि 4.5 लाख आवास दिए जा रहे हैं धनतेरस के दिन और दीपावली गरीबों की बहुत अच्छी मनेगी। अभी हमारा पैसा पहले भी निकाल लिए थे, लोग बोल रहे थे कि लैटरिन का पैसा सबका आ रहा, सबका चढ़ा दिए हैं पैसा। शौचालय भी नहीं आपके? कुछ नहीं मिला शौचालय, कहीं नहीं बना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? शुभ नाम? संतलाल चौधरी रहकबारा से। आपके भी शौचालय नहीं बना है? नहीं बना कोसर, और ये घर भी आधा बना है, पैसे भी मांग रहे थे तो हमने तो दिया नहीं, फिर भी पूरा पैसा नहीं होता है। तो इधर इस पूरे बस्ती में शौचालय भी नहीं बने किसी? कहीं नहीं बना, सारा लिखे हैं रिकॉर्ड में शौचालय। तो खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ता? सभी लेटरिंग ऐसे दिखाएंगे रास्ता आपको, आप बोलेंगे कि हाँ ये गरीब गुजर कर रहे हैं इधर। जब आप वस्तु स्थिति देखेंगे, जो बड़े बड़े आपको शहरों में बताया जा रहा है कि देश में इतना काम हो गया है, खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है, तो गांव वालों से आकर पूछ लीजिए हकीकत क्या है। वैसे इस कच्चे घर में तो शौचालय नहीं है, इसकी तस्दीक हम आपको खुद ही कर सकते हैं। अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और ज्ञान शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अनुराग, तस्वीरें देखी हमने किस तरह से कच्चे मकानों में, किस तरह से वो किन हालातों में लोग रह रहे हैं, जिन्हें कागजों पर मकान भी मिल गए, शौचालय भी मिल गए। लेकिन अनुराग, यहाँ पर अब बात यह है कि अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो कम से कम ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि अब चीजें बदलेंगी, क्योंकि होता यही है कि इन बेचारों को तो कुछ पता भी नहीं है कि इनके नाम पर क्या कुछ मिल गया है और कहाँ कहाँ चला गया, और ऐसे में ये हमेशा ही इस तरह से शोषित रह जाते हैं। अदिति, सतना ज़िले में 600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। ये तो एक पंचायत का मामला है। आप देखेंगे कि वहाँ खुद ग्रामीण बता रहे हैं, जब हमने वहाँ के दफ्तर से पता किया था तो 1200 तो शौचालय स्वीकृत थे, और कम से कम 5-6 जहाँ जितना हम घूम पाए, जितना हम कुछ वक्त में कवर कर पाए, उन घरों में शौचालय नहीं थे। 1-2 घरों में थे, वो टूट कर गिर चुके थे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। तो ये अकेले प्रधानमंत्री आवास की बात नहीं है। और जब मैंने कहा कि 600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं और एक के बाद एक अब शिकायतों का पुलिंदा पहुँचने लगा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ज़िला प्रशासन को पता नहीं है। लेकिन वो कर क्या रहा है, ये इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि 3 करोड़ का टेंट लगा था, शामियाना लगा था, जिसमें ये सारे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप देखेंगे कि पूरे भोपाल से लेकर के राज्य के हर जगहों पर इसका सीधा प्रसारण हुआ था। तो आप समझ सकती हैं ना कि प्राथमिकताएं सरकार की क्या रहती हैं। प्राथमिकता इस बात की है कि विज्ञापन हो जाए, प्राथमिकता इस बात की है कि सुर्खियां बन जाए, प्राथमिकता इस बात की कतई नहीं है कि गरीबों को आवास मिल जाए। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम ये होता है मान लेना कि समस्या है, और अगर वो मान लेते तो कलेक्टर साहब सतना में अपने दफ्तर में बैठकर मीटिंग नहीं कर रहे होते, उस गांव में आते और इतना दिन भी नहीं लगता। धनतेरस के बाद से ही लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी थी, अभी तक उन्हें इंसाफ मिल गया होता। लेकिन कलेक्टर साहब को शायद फिलहाल फुर्सत नहीं है, ना मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए, ना उस गाँव में आकर देखने के लिए। उन्होंने 10 टीमें बना दी हैं, ऐसा प्रेस रिलीज के जरिए बता दिया गया है, और वो टीमें जब रिपोर्ट देंगी तब तक इन गांव वालों का इंतजार कितना लंबा होगा ये हम अभी तो नहीं बता सकते। बिल्कुल, ये आंखों से पर्दा हटाने के लिए आपकी ग्राउंड रिपोर्ट काफ़ी है। काफ़ी तमाम दर्शक ये देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति ग्राउंड पर है और कागजों में क्या कुछ दिखाई जाते हैं। बड़े बड़े शामियानों के जरिए किस तरह से पूरा प्रचार हुआ कि 4.5 लाख गरीबों को आवाज दिया गया, लेकिन इसमें घोटाला जो निकलकर सामने आया और उस पर जवाबदेही जो बनती है कलेक्टर साहब उससे भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, इस तरह की तमाम और रिपोर्ट्स भी आपने भेजी है, वो भी हम दिखाते रहेंगे। और
अब आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की आज 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस दौरान चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और अदिति, ये भी संभव है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 2 चरणों में चुनाव हो गुजरात में। बिल्कुल जया, हिमाचल प्रदेश के चुनावों का जब ऐलान हुआ था तभी माना जा रहा था कि हो जाएगा ऐलान, लेकिन काफी लंबा वक्त लग गया। अब देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होता है। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, अब यहाँ पर देखना होगा कि कितनी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को दे पाती है। कुल 182 सीटें यहाँ पर हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 92 का है। 2017 के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, सरकार बनाई थी। विपक्षी कांग्रेस को 77 और अन्य को 6 सीटें यहाँ पर हासिल हुई थी। और इस बार भी जो सत्ताधारी पार्टी है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी काफी जोर आजमाइश कर रही है गुजरात चुनाव के लिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। संभावना पूरी यही है कि तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 14 अक्टूबर को जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया था तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि दोनों राज्यों के बारे में ऐलान एक साथ किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जाकर आज ये संभावना है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वैसे ये संभावना है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी 2 चरणों में यहां पर भी चुनाव हो सकता है। आपको पता है कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव होने हैं, उसका नतीजा 8 दिसंबर को आना है। तो ये माना जा रहा है कि दोनों ही जगहों के चुनाव जो होंगे, जो हिमाचल और गुजरात के तारीखों का जो ऐलान होगा, तो दोनों की काउंटिंग जो है वो 8 दिसंबर को ही होगी और साथ के साथ ही नतीजे आएंगे। आपको बताऊं कि पिछली बार जब 2017 में 25 अक्टूबर को ऐलान हुआ था चुनावों का और 2 चरणों में ही चुनाव हुए थे, जिसमें दूसरे चरण का चुनाव जो था वो 14 दिसंबर को नतीजे आ गए थे और पहले चरण में 89 और दूसरे में 93 सीटों पर वोटिंग यहां पर की गई थी। तो आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा वो 2 चरणों में होगा। एक चीज ये भी कही जा रही थी कि मोरबी का जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 134 लोगों की जान गई है, तो क्या उसके कारण चुनाव जो है वो आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। निश्चित तौर पर बेहद दुखद माहौल है, ये जरूर है, लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविजन है शायद उसके लिए कहीं ज्यादा वजह चाहिए कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। वैसे भी जो विधानसभा का टर्म है उसको खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसके पहले चुनाव करा लेने का प्रावधान है। 18 फरवरी 2023 तक टर्म है गुजरात विधानसभा का और उसके पहले चुनाव होना है। तो पूरी संभावना यह है कि चुनाव आयोग आज ऐलान कर देगा। और इस बार जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस में वहां पर कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी भी फ्रेम में है और काफी मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है। और अब बात करते हैं 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चल रहे उपचुनावों की। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान इस वक्त हो रहा है और बिहार में मोकामा और गोपालगंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर मनीष कुमार का। मनीष, अगर गोपालगंज की बात करें तो यहाँ से भाजपा के सुभाष सिंह और मोकामा से राजद के अनंत सिंह निर्वाचित हुए थे और सुभाष सिंह की असमय जो मृत्यु हुई उसके चलते ये जो सीट है ये रिक्त हुई है और अनंत सिंह सजा याफ्ता है। किस तरह के समीकरण आप यहाँ पर देख रहे हैं और किस तरह की वोटिंग दिखाई दे रही है इस वक्त? पहले मैं आपको बता दूं अदिति कि हम अभी फिलहाल मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अधिकांश जो हमने मतदान केंद्र देखे हैं वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, वो चाहे पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता। तो आप ये क्रेडिट दे सकती हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने समर्थकों को घरों से बाहर लाकर मतदान केंद्रों में लाने में सफल रहे हैं। जहां तक मोकामा की बात है तो निश्चित रूप से इस सीट पर अनंत सिंह, भले वो चाहे निर्दलीय हो, जनता दल यूनाइटेड से हो या आरजेडी से हो, 2005 से वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। इस बार उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। पिछले बार वो मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार थी। तो अनंत सिंह के लिए इस सीट को रिटेन करना वो उनके लिए चुनौती है, जो फिलहाल
महागठबंधन के उम्मीदवार होने के कारण और खासकर नीतीश कुमार के अब उस महागठबंधन में शामिल होने और उनका वो नेता हैं, नीतीश कुमार नेता हैं, भले ही वो प्रचार करने ना आए हों, तो चुनावी जो समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, वो काफी हद तक बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि हाई वोल्टेज कैंपेन के बावजूद इस क्षेत्र में वो महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। दूसरी बात, जहां तक गोपालगंज है, तो गोपालगंज में जो लड़ाई है वो सहानुभूति बनाम सामाजिक समीकरण है। जो सहानुभूति है, सहानुभूति का फैक्टर निश्चित रूप से जो स्वर्गीय सुभाष सिंह हैं, उनकी पत्नी इस बार बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में है। वहीं जो सामाजिक समीकरण है वो आपको कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक एज देता है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वहां पर गोपालगंज में जो एआईएमआईएम का उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ जो बसपा के उम्मीदवार हैं, जो पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी है, वो अगर वोट काटने में कामयाब रहती हैं, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में साधु यादव 41,000 वोट पाने में कामयाब रहे थे, तो इस बार अगर दोनों के उम्मीदवार 10,000 से ऊपर अगर वोट पाने में कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी गोपालगंज की सीट रिटेन करने में कामयाब रहेगी। गोपालगंज सीट भी बीजेपी के खाते में 2005 से है। जी अदिति, मनीष यहाँ ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ अब समीकरण बिहार में सरकार के भी बदल चुके हैं। इससे पहले मोकामा विधानसभा जहाँ आप हैं, बीजेपी वहां से नहीं लड़ती थी, जो सहयोगी जेडीयू या एलजेपी उनका सहयोग करती थी, तो दो बाहुबली उनकी पत्नियां मुख्य मुकाबले में दिख रहे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से किसका पलड़ा भारी दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, जो सामाजिक समीकरण है या जातीय समीकरण जो आप उसे कहते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक एज देता है। और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती मोकामा के अंदर थी कि पहली बार वो इस सीट पर उसने अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि बीजेपी के पास जो साधन या संसाधन है, उन्होंने अपना सारा कुछ यहाँ पर जोखा था। उनके पार्टी के सभी बड़े वरिष्ठ नेता हों या छोटे नेता हैं, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में वो बैठकर पिछले 10 दिनों से अधिक से प्रचार कर रहे थे। और खासकर बीजेपी इस बात को लेकर काफी अब थोड़ी सी उत्साहित है कि चिराग पासवान ने पिछले 2 दिनों के दौरान जिस प्रकार से उनके लिए प्रचार किया, तो उनको लगता है कि चिराग पासवान का जो आधारभूत वोटर है वो पासवान जाति का, उसका वोट मिलने से उनके लिए ये लड़ाई आसान होगी, वो चाहे मोकामा हो चाहे गोपालगंज हो। लेकिन बीजेपी के नेता भी निजी बातचीत में ये स्वीकार करते हैं कि ये मोकामा की सीट जीतना उनके लिए कड़ी चुनौती है और साथ ही साथ गोपालगंज की सीट को भी रिटेन करना, जिस प्रकार से सामाजिक समीकरण बदला है खासकर महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में गोपालगंज में, इसलिए उन्हें भी उस सीट पर काफी कड़ी चुनौती मिल रही है। जया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपके पास हम लौटते रहेंगे और दिलचस्प जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। अब हम महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सोहित, मुंबई में हमने देखा अंधेरी ईस्ट के लिए काफी खींचतान जो है वो देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर एक पहलू ये भी है, जिस तरह से बिहार का है कि बीच में जो है वो सत्ता चेंज हुई है, बीच में अचानक से मुख्यमंत्री भी बदल गए। ऐसे में किस तरह का असर आप देख रहे हैं इन चुनाव पर? जी देखिए अदिति, ये चुनाव एक तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के बाद बीएमसी का चुनाव होने वाला है अदिति, जहां पर शिवसेना 25 साल से सत्ता में है। लेकिन इस बार शिवसेना के भीतर ही हमने देखा किस तरह से बगावत हुई, 2 गुट बन गए और ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि कम से कम इस चुनाव को जीतकर वो पहुंच जाएं लड़ने के लिए अगले चुनाव, यानी जो बीएमसी चुनाव है वो लड़ने के लिए। तो ये उनकी कोशिश जरूर रहने वाली है, लेकिन इसमें उनके सामने अब बीजेपी नहीं है। बीजेपी की ओर से जरूर एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया था, लेकिन ऐन मौके पर यह कहा गया कि क्योंकि दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके लड़ रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये अपने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। लेकिन इसके बावजूद 7 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जो ऋतुजा लटके हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। ये पहली बार होगा जब बगावत होने के बाद जो मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, उस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगे हैं अदिति, कल परसों की अगर मैं आपको बात करूं तो अनिल परब जो उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पैसे देकर लोगों को कहा जा रहा है, नोट देखकर नोटा पर बटन दबाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डैमेज करने की कोशिश इस तरह से की जाएगी कि अगर विनिंग मार्जिन हो उसे कम से कम रखा जाए,
ताकि ये कहा जाए कि लोगों के पास या लोगों का उद्धव ठाकरे पर विश्वास उठ चुका है। तो ये पूरे परसेप्शन की लड़ाई भी बन चुकी है, लेकिन ये केवल शिवसेना नहीं, महाविकास आघाड़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ने भी ऋतुजा लटके को समर्थन दिया है, उनका सपोर्ट किया है। और शिवसेना के भीतर हुई बगावत के बाद ये पहला चुनाव है जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। बिल्कुल, यहाँ पर बगावत के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जहाँ पर शिवसेना ने, उद्धव गुट ने अपना इस उम्मीदवार को उतारा है और उनके मुकाबले कई निर्दलीय उम्मीदवार है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पहले उतारा था, उसको वापस ले लिया है। देखते हैं इसके नतीजे क्या कुछ निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 12 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मैदान में उतर रही है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जया, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो हर 5 साल सरकार बदलने की परंपरा है, इस बार वो भी टूट सकती है। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि हर बार यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी चलता है, वो सिलसिला यहाँ पर खत्म होगा। यूपी और उत्तराखंड की तरह बीजेपी एक बार फिर यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की बात किसी को उस पर भरोसा नहीं करना, यहाँ उनकी सरकार क्या 1 लाख नौकरी देगी। कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं और उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हिमाचल में तापमान गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा है, जो सियासत है वो यहाँ की गर्म हो रही है। 12 तारीख को यहाँ पोलिंग है। हमारे साथ हैं जयराम ठाकुर साहब, जो कि मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, बीजेपी के चेहरे हैं। बीजेपी जीती तो फिर मुख्यमंत्री होंगे। और कहते हैं यहाँ पर एक रिवाज रहा है 1985 के बाद से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो इस बार जयराम ठाकुर साहब अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेंगे। सर, इस बार आप अपनी रैलियों में हर जगह कह रहे हैं कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। क्या तैयारियां हैं आपकी, और आप चेहरे हैं बीजेपी के, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अभी? देखिए, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और वो नई शुरुआत ये है कि जो 5 साल के बाद सरकार बदलने का जो एक रिवाज बना है, उस रिवाज को बदलेंगे। और उसकी वजह मैं बहुत जायज बता रहा हूं कि पूरे देश भर में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं है, वहां भाजपा की सरकारें बन रही हैं। जहां भाजपा की सरकारें 5 वर्ष तक चलने के बाद फिर रिपीट नहीं हो रही, वहां सरकारें फिर से सत्ता में आ रही, रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि देश का सारा जनमानस और खास तौर से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनकी एक भावना है कि नरेंद्र मोदी जी को ताकत देनी है, मजबूती देनी है, उनके साथ खड़े होना है। और खड़े होकर के जब उनके साथ हम देश को आगे बढ़ाने की अगर बात सोचते हैं, तो उसके लिए हमको प्रदेश में सरकार भाजपा की बनानी चाहिए। तो इसलिए आप देख रही है, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद फिर से सरकार भाजपा की बनी। और उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से सरकार कभी रिपीट हुई ही नहीं थी, रिपीट हुई। तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि एक रिवाज में परिवर्तन आया है। तो अब की बार हमने हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को देखा है। हम ही नहीं कह रहे हैं, लोगों के बीच में से आवाज आ रही है कि इस रिवाज को बदलना चाहिए। हिमाचल नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार जिसका हम जिक्र करते हैं, वो होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। बाकी सियासी सवाल भी पूछेंगे आपसे। इस बार जब हम यहाँ पर आए, लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए थोड़ी सी एक समस्या कह सकते हैं, और एक जर्नलिस्टिक सवाल है सर, रेबल फैक्टर। आपके तमाम नेता बागी हो गए, आपने 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, जिसमें से एक मंत्री शामिल हैं। कुछ को तो आपने मना लिया, लेकिन 2 मौजूदा विधायक आपके चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता बागी होकर के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। उसका कितना असर देखते हैं, इस इन फाइटिंग का कितना असर देखते हैं? कुछ को मनाया, कुछ नहीं माने। देखिए, कुछ को मनाने में हम सफल हो गए, कुछ नहीं माने, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मान जाएंगे। हमारा फोकस सीधा है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना, हिमाचल मोदी जी के साथ खड़ा करना, और हिमाचल मोदी जी के साथ चलना, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। तो इसलिए जब लोगों का फोकस इस पर आ रहा है, ध्यान आ रहा है, तो इन सारी चीजों की ओर ध्यान अब जो है ध्यान ही नहीं जा रहा है। कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, इस पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया। कौन जो है वो रेबल खड़ा है, इस सारी चीज का कोई ज्यादा अर्थ नहीं रह गया। इसलिए नहीं रह गया कि
प्रदेश चाहता है कि हमने मोदी जी के साथ चलना है, मोदी जी को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है और उसके लिए जरूरत है कि हिमाचल मोदी जी के साथ चले। सर धूमल साहब नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, क्या उसका असर देख रहे हैं आप? वो तो प्रचार कर रहे हैं वैसे, लेकिन लोग कह रहे नहीं धूमल साहब को टिकट नहीं मिला। दिल्ली में बड़ी चर्चा है इस बात की। देखिए दिल्ली में मालूम नहीं, हिमाचल की चर्चा कई बार ऐसी होती है जो होता ही नहीं यहाँ पर। धूमल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें स्वयं अपने आप पत्र लिख करके इनकार किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। और पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया और सब लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा नेतृत्व किया है वर्षों तक, आज भी हमारे नेता है, वो तो काम कर रहे हैं। चाहे धूमल जी की बात कर रहे हैं, चाहे हम शांता कुमार जी की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है सर, कांग्रेस इस बार चुनाव में मैदान में है, उनकी दो मुद्दों पर वो कोशिश कर रहे हैं। एक तो 1 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं। उसको कैसे काउंटर करेंगे? प्रियंका भी कैंपेन कर रही थी, उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं देंगे, हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे जो आपने नहीं की। उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस की बात पर कौन भरोसा करता है? कौन सा राज्य है जहां पर उन्हें बहुत सारी बातें कही नहीं कही उन्हें, लेकिन किसी ने भरोसा किया, विश्वास किया? नहीं किया। भरोसा अगर किसी पर है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। और इसलिए मैं इस बात को जगह, यही कांग्रेस कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या बेरोजगारों को भत्ता दिया? यही कांग्रेस है जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे, महंगाई को समाप्त करेंगे। महंगाई समाप्त हुई, सरकार उनकी रही 2013 से 2017 तक। क्या वो महंगाई रोकने में सफल हुए? यही कांग्रेस जो आज बहुत बड़ा भाषण देते हैं कर्जे पर, यही क्या ये सत्य नहीं है? जब हिमाचल प्रदेश उन्होंने छोड़ा 2017 में 50,000 करोड़ रुपए का कर्जे में छोड़ करके गए। कह रहे हैं जो सरकारी नौकरी 1 लाख देने के बाद वो जुमला है। कौन? आप कह रहे हैं कांग्रेस जो बोल रही है 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, जुमला है। हमने 60,000 नौकरियां जो है लोगों नौजवानों को रोजगार दिया इन 5 वर्षों में, जहां कांग्रेस कह रही है सिर्फ चुनाव के दिनों में कहते हैं, इसके बाद उनका कोई लेना देना। उनको सत्ता हाथ में आनी चाहिए, आनंद करते हैं सत्ता में, इसके सिवाय कुछ नहीं करते हैं। देश को लूटा, प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं शब्द तीखा बोल रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है और इसी वजह से पूरे देश ने उनको नकार दिया और अधिकांश प्रदेशों ने उनको नकार दिया। जहां 2 राज्य में सरकारें इनकी है, जिस दिन चुनाव होंगे तो वहां से इनकी विदाई होगी। सर वीरभद्र नहीं रहे, बीजेपी कांग्रेस का चेहरा थे वो, यहाँ पर राजा थे, यहाँ पर उनकी पत्नी समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगता है सिंपैथी फैक्टर है, वो अपनी रैलियों में वीरभद्र जी की बात कर रहे हैं, वीरभद्र जी की चर्चा कर रहे हैं कि उनके जाने के बाद पहला चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। लगता है कि कुछ सिंपैथी फैक्टर से कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। देखिए सिंपैथी का दौर मुझे लगता कि अब समाप्त हो गया। वो दौर उस वक्त था जब पीछे ताजा उस मंडी वक्त में चुनाव जीती कांग्रेस, चुनाव जीती थे 1% से जीती है और शोक की उस लहर में जीती है, श्रद्धांजलि के उस दौर में जीती है। हर जगह कार्यक्रम शोक और श्रद्धांजलि से इन्होंने किए उस वक्त, और मैं उसमें कतई भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। उनको लगता था राजनीतिक दृष्टि से उनको इसमें लाभ मिल रहा है तो उन्हें उसका लाभ लिया है, लेकिन ये सच्चाई है कि लंबे समय तक आप मान करके चलिए कि हमेशा श्रद्धांजलि होती रहेगी, शोक लोग उनकी इस सारी बातों पर ये करते रहेंगे। वो दौर समाप्त हो गया। श्रद्धांजलि एक बार होती है, बार बार नहीं। आखिरी सवाल सर, नड्डा साहब हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप चेहरा है मुख्यमंत्री, अनुराग ठाकुर साहब केंद्र में बड़े मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी की देश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नड्डा साहब हिमाचल से आते हैं, आप चेहरा है, अनुराग ठाकुर है, एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पर है यहाँ पर कि आप कह भी रहे रिवाज बदलने वाली बात, कितने आगे कैसे देख रहे हैं कि बिल्कुल कैंपेन का लास्ट लेग है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, कितना इंटेंसिफाइड रहेगा कैंपेन? कैंपेन बहुत इंटेंसिफाइड रहेगा। बहुत हमारा कैंपेन बहुत जोरदार ढंग से चला है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा जोरदार ढंग से चलेगा। भाई अमित शाह जी हमारे 2 दिन के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में उनके चल रहे हैं। योगी जी आज आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, गडकरी जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, देखते हैं कि अब राज बदलेगा रिवाज।
ठाकुर साहब कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदल देंगे, दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार लाएंगे। हमसे लगातार बात करते रहेंगे और सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो मोरबी की घटना कहीं ना कहीं ये याद भी दिलाती है कि अगर वक्त रहते, समय रहते अगर काम कर लिया जाए तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। और ऐसी ही कुछ हालत प्रदूषण को लेकर भी कही जा रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों का मौसम आते आते प्रदूषण जो है वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और हर साल वही बातें होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल जाता है। लेकिन जमीन पर अगर देखा जाए तो नतीजा सिफर नजर आता है। बुधवार की सुबह यानी आज दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से गैस चैम्बर में लोग यहाँ पर सांस लेने को मजबूर हैं। तो ये जो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये ठंड और धुंध नहीं है, बल्कि ये इस वक्त AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लगातार बढ़ रहा है, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, प्रदूषण की चादर जो बिछी हुई है उसकी तस्वीरें हैं। यही हाल हम NCR का भी देख रहे हैं। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी वायु प्रदूषण से बुरा हाल है लोगों का। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने बताया दिल्ली में 450 के भी पार पहुंच चुका है, गाजियाबाद में 375 तक है। दिल्ली में इससे निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लगा दिया गया है। प्रदूषण को बढ़ता हुआ देखते हुए कई तरह के कामों पर यहां पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। जैसे निर्माण हो रहा है उसको रोक दिया गया है। इसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी प्रदूषण के चलते हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। खासकर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिन्हें सांस लेने में वैसे ही दिक्कत रहती है और ये इस वक्त और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का बुरा हाल है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली अगर गैस चैम्बर बन चुकी है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आज पंजाब में खेत में आग लगने की घटनाओं में 19% का इजाफा हुआ है। तो प्रदूषण को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में खेतों में आग लगने की कुल 3634 घटनाएं सामने आई हैं। साफ है दिल्ली में प्रदूषण के जो हालात हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और उधर बीजेपी के आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण लगभग बराबर है। और क्या दिल्ली पंजाब ने ही पूरे देश में प्रदूषण को फैलाया है, ये सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बैठक क्यों नहीं कर रहे, सुनते हैं उनको। इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है, पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर बताना है, पोल करना है किन खबरों को पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान आज। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव हो रहे हैं आज, क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी का टेस्ट। तीसरी खबर सतना से, जहां पीएम आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। चौथी खबर कर्नाटक से, जहां कांग्रेस में टिकट दावेदारी की फीस। और पांचवी और आखिरी खबर अमेरिका से, जहां ब्याज दरें फिर से बढ़ गई हैं, शेयर बाजार गिरा है।